हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है सेकुलर एजुकेशन 563 में। और आज हम देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7 एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट 3 में, जिसमें कि हम लोग समानता के बारे में देख रहे हैं। समानता क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगे से, यहाँ तक हो गया था, आगे देखते हैं। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। और कानून के साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं जिन लोगों के अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों, ठीक है। भारत में ऐसे कहा जा रहा है कि भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त कराने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून तो हैं, लेकिन क्या रियल में सबको बराबर सबके अधिकारों की रक्षा होती है क्या, ठीक है ना। अधिकारों की रक्षा उन्हीं की होगी जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो सक्षम होंगे। और जो बेचारे बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं बाहर जाके, उनके अधिकारों की क्या रक्षा होती है। वो तो आए दिन सामने आता रहता है कि कोई जो है सर पे पेशाब कर दे रहा है, कोई मतलब मार रहा है, पीट रहा है, कोई जो है अत्याचार कर रहा है। बहुत से ऐसे आते रहते हैं, ठीक है ना। सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। कार्यक्रम चलाना देखिए अलग बात होती है, उसे लागू करना अलग बात होती है, और प्रैक्टिकल में उससे आउटपुट मिलना, उससे फ़ायदा मिलना अलग चीज़ होती है। सरकार लागू जिस मंशा से करती है, अगर उतनी ईमानदारी से उसे ज़मीन पर भी लागू कराए तो मान सकते हैं, अदरवाइज़ खाली ये दिखावा है और कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ सरकार कह रही है कि जिन्हें अतीत में अवसर नहीं मिले, ठीक है, अतीत में अवसर नहीं मिले तो अब प्रेजेंट में अवसर दे दो ना भाई। अतीत में अवसर क्यों नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उस समय मनुस्मृति थी, उस समय नारद स्मृति थी, उस समय ब्राह्मण स्मृति थी, हिंदू वर्ण व्यवस्था में पूरे समाज को बांट के रखा था इन जो है धर्म के ठेकेदारों ने। तो कहाँ से अवसर मिलेगा भाई, ठीक है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ठीक है। मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है भाई, बहुत ज़रूरी है गरीब के बच्चों के, क्योंकि उनका पेट भरा रहेगा तो तभी तो पढ़ाई करेंगे। ये अच्छी चीज़ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल दिया जाता है। अच्छी बात है, भोजन देंगे, कम से कम बच्चे भोजन के बहाने तो स्कूल आएंगे, कि चलो भाई कम से कम खाना मिलेगा, उसके बहाने स्कूल आएंगे, हैं, ठीक है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू गई, तो सर्वप्रथम तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में बहुत अच्छा वेलफेयर स्टेट है, बहुत अच्छा राज्य है, ठीक है। वहाँ पे इस समय जो है तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जिसमें कि एमके स्टालिन जी चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और वे जो है शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का बड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री या ऐसे ही राज्य से उम्मीद कर सकते हैं जो कि इस तरह की योजनाओं को लागू करेगा। बाकी तो सब खाली बस एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, ठीक है। हाँ, जहाँ ये सब लागू करना होगा वहाँ नहीं करेंगे। आलतू फालतू पैसा खर्चा करना होगा तो फूल बरसाएंगे हेलीकॉप्टर से, ठीक है, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे, गरीब महिलाएं बेचारी काम भी करती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तब उन्हें खाना देने की टेंशन होती थी। लेकिन जब दोपहर में खाना मिलने लगा तो वो अपना काम करने लगी, बच्चों को स्कूल के सहारे छोड़ दिया, स्कूल में खाना भी मिल रहा है, पढ़ाई भी मिल रही है, और वहाँ पे बढ़िया अच्छे से बच्चों की देखभाल भी हो जाती थी। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। देखिए मिली तो है सहायता, ठीक है, मतलब जो एक साथ बच्चे खाना
मिल के बैठ के खाते हैं, उसमें जातिगत भेदभाव कम तो होता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसी सी घटनाएं सामने सुनने को मिल जाती हैं जिससे मन बड़ा खिन्न हो जाता है। जैसे उत्तराखंड में कुछ बच्चों ने एक दलित मतलब माता से, दलित किचन माता से खाना खाने के लिए मना कर दिया था। अभी 1-2 साल की पहले की घटना है। ठीक है, तो मना कर दिया था खाने से। ठीक है, तो ये कुछ छुटपुट घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन ये है कि कह सकते हैं कि समाज थोड़ा थोड़ा अब जो है प्रोग्रेसिव रास्ते पे जा रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि सरकारी स्कूलों में अपर कास्ट के बच्चे बहुत कमी पढ़ते हैं। ज़्यादातर गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। कुछ स्थानों पर भोजन तो क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी भी जो दिन प्रॉपर न्यूट्रिशंस है, ठीक है, बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो ग्रेडियंट्स हैं खाने में, जो पोषक तत्व हैं वो मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? बहुत आसानी से बता सकते हैं भाई। मध्याह्न भोजन योजना से पहला लाभ है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, उपस्थिति बढ़ सकती है। दूसरी बात कि जो बच्चे दोपहर के बाद स्कूल से भाग जाते थे वो भागते नहीं हैं। तीसरी बात कि अब उन्हें पेट भर खाना मिल जाता है, जिससे पढ़ाई में मन लगता है और उनकी माताओं को भी निश्चिंतता मिलती है। तो ये है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम, अब देखिए स्कूलों में जो अभी घोटाले वगैरह होते हैं, जो अच्छे खाने नहीं दिए थे, कहीं कहीं ऐसे सुनने को मिलता है। मिर्ज़ापुर में हम लोगों ने देखा था, एक पत्रकार बंधु ने दिखाया था कि वहाँ पे रोटी और नमक दिया जा रहा था बच्चों को खाने के लिए, जो कि बहुत गलत है। ठीक है ना, खाने में उनको रोटी नमक दिया जा रहा था बच्चों को। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अध्यापक लोग को, टीचरों के ऊपर भी थोड़ा चूड़ी कसनी चाहिए, और ताकि जो घोटाला, राशन में घोटाला वगैरह करते हैं वो ना होने पाए। ठीक है, और बच्चों के पेट में खाना जाए। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल हैं भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव अभी भी होता है। ठीक है, होता है, और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। भाई देखिए, जो पैसे जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो दलित है, पीड़ित है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, अभी भी फ़िलहाल। ठीक है, जो जिसके पास पैसे थोड़े बहुत आ गए हैं, जिस दलित समाज के पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं, जिसके पास थोड़ी बहुत पढ़ लिख गया है, वही अपने अधिकारों के प्रति लड़ पाता है। बाकी तो किसी को आप 10 झापड़ मार भी दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको, क्योंकि वो सोचता है बेचारा कि हम कमज़ोर हैं, क्या जाएँ थाने, क्या जाएँ कोर्ट, क्या जाएँ कचहरी। ठीक है, उसकी तो गरिमा वैसे ही मरी हुई है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है साथियों कि पढ़िए लिखिए और अपने आत्मसम्मान को पहचानिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं। देखिए, कानून बना है, लेकिन समाज में जो मान्यता है ना, वो अभी वही है। ठीक, कानून बनना एक अलग चीज़ है, उसका इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात है। अब कानून तो बन गया है कि भाई दलितों को जो के ऊपर जो एट्रोसिटी करेगा, उनको जो है SC एक्ट के तहत जो है उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन पहली बात तो SC/ST को खुद ही नहीं पता है कि हमारे लिए क्या क्या कानून है। वो बेचारा तो बस अपने पेट की भूख भरने के लिए बस कमाए पड़ा है, खाए पड़ा है। ठीक है, उसको न शिक्षा से मतलब है, न उसको। दलित समाज में हाँ, हालांकि कुछ ऐसा तबका तैयार हुआ ज़रूर है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, लेकिन अभी अधिकांश जो है दलित समाज जो है, शोषित समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, अभी भी वो बस अपने केवल पेट भरने के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, वो मजदूरी का काम करता है, या तो दिल्ली में रहता है, या मुंबई में रहता है, सूरत में, गुजरात में, जगह जगह अपनी मजदूरी करता है, अपने परिवार का पेट पालने में ही लगा हो बेचारा। जब उसके पेट की समस्या दूर हो जाएगी, जब आर्थिक स्थिति में उसके सुधार होगा, तब वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देगा, फिर कानून को समझेगा, फिर वो राजनीति को समझेगा, देश को समझेगा, फिर वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। ठीक है,
इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आया है। ठीक है, समाज तो अभी भी दलित समाज को, जो है वंचित समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को अभी भी अपने बराबरी में नहीं समझता है, उसको जो है निचला ही मानता है। समाज में ये मानता अभी, हालांकि हो सकता है कुछ लोगों का नज़रिया चेंज हुआ हो, लेकिन अधिकांश तो अभी समाज में वही उसी नज़र से देखा जाता है जैसे पहले देखा जाता था। ठीक है, क्योंकि दलित समाज के बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके मंदिर जाने पे भी मतलब लोग मंदिरों को धुलते हैं गंगा जल छड़ी के। ठीक है, यद्यपि लोग मानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। सही बात है, करते हैं भाई, ठीक है ना, ठीक है, करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव जब लोग यह विश्वास करने लगें कोई भी कमतर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वो मानते नहीं ना, वो जन्मजात अपने आप को श्रेष्ठ मानते, अपर कास्ट के लोग अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठ मानते। ठीक है, विश्वास करने लगे कोई भी कमतर नहीं है। ठीक है, और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ठीक है, लेकिन ये बात उन्हें पचेगी नहीं, वो सबको जो है एक बराबर नहीं मानते, वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। ठीक है, सरकार तो प्रयास कर रही है समानता स्थापित करने के लिए, लेकिन जो कट्टरवादी धार्मिक संगठन है, आज मैं देख रहा था एक बाबा जी का जो है देख रहा था, वो मतलब एक मठ के जो है वो जगत गुरु अपने आप को कहते हैं। ठीक है, हाँ, बोल रहे थे कि मतलब कि हिंदू राष्ट्र आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबका ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि अभी जो कट्टर धार्मिक संगठन जो चलाने वाले लोग हैं वो खुद ही नहीं मानते संविधान को, वो खुद ही समानता को नहीं मानते हैं, तो फिर उनको फॉलो करने वाला समाज कैसे दलित समाज को अपने बराबर समझेगा। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। आज भी देखिए हर व्यक्ति का हर जाति का ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप आप खोल के देखिए, सबका बने हुए ग्रुप। ठीक है ना, कौन किस जाति का है। अब आगे दिया अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन लोग जिसके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसके पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपने सीट से उठना पड़ जाता था। मतलब अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी ये सब चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं, जो अफ्रीकन हैं, मतलब जिनके पूर्वज अफ्रीका से गुलामी कराने के लिए अफ्रीका से लाए गए थे, और वो बेचारे ब्लैक होते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, वाइट लोग के लिए जो बसों में सीटें रिजर्व होती थी, अगर बस में आ गए तो फिर वो ब्लैक लोग को उठा देते थे। ठीक है ना, ब्लैक लोग को उठना पड़ता था। बहुत अत्याचार हुआ भाई। मतलब कई ऐसे देश हैं जो नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे भेदभाव होते थे। हालांकि बहुत हद तक अभी समाज में सुधार हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हो गया। अब देखिए, अब यहाँ बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारत रत्न हैं, वो क्या कहते हैं, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। अपने आत्मसम्मान को कभी भी दांव पे लगा के जीना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, आत्मसम्मान हमेशा बना होना चाहिए, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति बिना आत्मसम्मान के अपने जीवन को
नहीं मतलब जीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान के बिना जीवन नहीं जीना चाहिए। मतलब आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपकी आत्मा, आप स्वयं अपने आप को सम्मानित कर सकें, ठीक है। और आप अपने आप को सम्मानित तभी कर सकेंगे जब आप अपने आप को मॉडिफाइड करेंगे, जब अपने आप को एम्पलीफाई करेंगे, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे और मतलब अच्छे काम करके अपने आप को उच्च स्तर पर ले जाएंगे। तभी आपकी जो है आत्मा आपका खुद का सम्मान करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है रोजा पार्क्स 1913-2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है। 1913 में जन्म हुआ, 2005 में मर गई होंगी, उन्हीं के बारे में दिया गया। अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस, देखिए यहाँ पे दिया भी है, देखिए इनका ये रोजा पार्क्स हैं, ये रोजा पार्क्स हैं, ठीक है। इनका फिगर भी दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी ब्लैक महिला रही होंगी। अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, ठीक है। उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। मतलब जो सिविल राइट्स हुए थे 1964 में, ठीक है, उसमें कहा गया कि देखिए अब जो ब्लैक लोगों के लिए अलग से स्कूल बने हैं, अब उसमें सब अलग नहीं जाएंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, ठीक है। ऐसे अपने इंडिया में है, जो दलित और शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो अपर कास्ट है या जिनके पास आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ऊंचा हो, ठीक है, या फिर सरकारी स्कूल का स्तर अच्छा हो, तब जाएंगे। साथियों यहाँ पे आर्टिकल 15 के कुछ अंश दिए गए हैं जिसको हम पढ़ के सुना देते हैं और आगे फिर लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ाएंगे। फिर जो है उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर अगले भाग में कराएंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के अंश, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि जो राज्य है वो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग, धर्म मतलब कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा हमारे आर्टिकल 15 में लिखा है। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? जो है जिस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर फूल मालाओं की वर्षा होती है हेलीकॉप्टर से, क्या मुस्लिमों के ऊपर भी सरकार जो है फूल वर्षा करवाती है? क्या जो है जैसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जन्म उत्सव थानों में मनाया जाता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, क्या मुस्लिम या क्रिश्चियन या अन्य धर्मों का भी जन्म उत्सव सरकारी जो है कार्यालयों में मनाया जाता है? ठीक है, नहीं। तो दिखाने के लिए तो है कि भाई जो है मतलब भेदभाव नहीं होता है, लेकिन ये जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, खाली लिखने से नहीं हो जाता है, ठीक है ना। मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। किसी की आंखें छोटी छोटी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं, लोग आते हैं दिल्ली में, उनसे भेदभाव होता है, तो ये भी नहीं होना है, ठीक है। मूल वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर भेदभाव क्या नहीं होता है? होता है भाई, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर बात है कि पहले से थोड़ा कम हो गया, लेकिन होता अभी भी है, ठीक है। लिंग, महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होता है क्या? ठीक है ना, होता है, जिसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का नहीं होता है क्या? होता है भाई। कोई बोलता है अरे तुम बिहारी हो, अरे तुम यूपी वाले हो, ठीक है ना। बाहर में जाओ तो दूसरे राज्य में कमाने खाने के लिए जाओ तो लोग वहाँ पे साउथ वाले लोग बोलते हैं अरे नॉर्थ इंडियन है। क्या है? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो इसका भी जो है इसका भी खंडन किया गया है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 15 में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी अंश के आधार पर दुकानों, देखिए दुकानों पर जाएंगे तो आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आए दिन आता रहता है कि फलाना दुकान पर नाई ने दलित समाज के किसी लड़के का बाल काटने से मना कर दिया, ठीक है। तो क्या है? ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, ठीक है। जाति के आधार पर उन्होंने बाल काटने से मना कर दिया। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, कोई होटल आपको मना नहीं करेगा कि आप किस जाति के हैं। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में फिल्म और सिनेमा हॉलों में आपको ये सब मना नहीं किया जाएगा कि आप जो है जाति के आधार पर आपको वंचित किया जाए। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक समागम के स्थानों में उपयोग,
के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व निर्वहन शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहीं आपसे भेदभाव नहीं किया जाता है। तालाबों पे या जैसे जो स्नान घाट होते हैं, प्रयागराज कुंभ वगैरह लगता है, तो वहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं होगा मुझे लगता है उधर। सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर सड़क पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा कि अरे भैया यहाँ पे केवल ब्राह्मण ही सड़क पे चल सकता है, या फिर यहाँ पे राजपूत चल सकता है, बनिया चल सकता है, दलित या शूद्र इस सड़क पे नहीं चल सकते, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सड़कों पर, मेलों में या किसी अस्पतालों में ये आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, होना चाहिए। लेकिन अगर होता है तो भाई ये राज्य सरकार की विफलता है। ठीक है, ये कानून की विफलता है, संविधान की विफलता ही माना जाएगा। लोकतंत्र की चुनौती क्या है, यहाँ दिया गया। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के पक्षधर हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ाते हुए विचार कीजिए कि आप सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, आपने मेरा पिछला जो है वीडियो बहुत अच्छे से देखा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इस तरह से देखेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे, और गोदी टीचर्स या फिर एक नारंगी संगठन जो है देश में, नारंगी संगठन के समर्थित टीचरों का मुकाबला करने के लिए, गोदी टीचर्स का मुकाबला करने के लिए साथियों हमने अपना चैनल बनाया है। ठीक है, जिसका नाम है सेक्युलर एजुकेशन 563। आप लोग शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के हक में अगर चाहते हैं कि आवाज़ उठे, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को संगठित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि उनके साथ शोषण ना हो, जिससे कि उनके साथ अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, देश और राष्ट्र के, समाज के विकास में अपना भी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि साथियों, देश का सर्वांगीण विकास, देश की एकता, अखंडता तब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी जब तक देश के हर एक नागरिक को सशक्त नहीं बनाया जाएगा, हर एक नागरिक को देश की या राष्ट्र की चिंता नहीं होगी। इसलिए उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये मुहिम चल रही है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें, कमेंट कर दें, यही आपसे विनम्र विनती है। और इसी के साथ आज का जो है ये पार्ट ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय भारत।